जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 16वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। अक्सर आप लोग अखबारों में या न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये शब्दावली आपके सामने आती होगी। तो इसको समझना जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है और ये है क्या। तो इसको समझने के लिए आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत क्या करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। छोटे, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसके माध्यम से छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं जो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो उसी में हम लोग एक शब्द देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे एनसीईआरटी ने माइक्रो के लिए वर्ड यूज किया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और एनसीईआरटी ने माइक्रो के लिए क्या हिंदी यूज किया है, व्यष्टि। और व्यष्टि को हम लोग एक तरह से और समझेंगे कि साहित्य में व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि इंडिविजुअल। ये सारे शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा। और ग्रीक में माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल यानी कि छोटे स्तर पर। तो क्या होता है कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यक्ति विशेष का अर्थशास्त्र बन जाता है। अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष का जो आर्थिक गतिविधियां होगी उसका अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जब हम एक व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर लैटिन में बात करें, लैटिन में मैक्रो का अर्थ होता है लार्ज, ठीक है, लार्ज। जहां पर माइक्रो का लैटिन में स्मॉल होता था, वहीं पर मैक्रो का लार्ज होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे कि एक व्यक्ति के अध्ययन से लेकर, ज्ञान नहीं, अध्ययन, एक व्यक्ति के अध्ययन से लेकर विश्व के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन निहित हो, वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जब हम इसी अध्ययन को, जो व्यष्टि स्तर का जो अध्ययन था, जब हम इसी अध्ययन को संपूर्णता के स्तर पर करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। जब हम इसी अध्ययन को संपूर्णता के स्तर पर करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। अब इसके मूल चरित्र को देखें तो, अब मैंने ये जो समष्टि और व्यष्टि में जो अंतर है, यही मूल चरित्र को लिए हुए, बाकी और अंतर है आगे चल के देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कोई गार्डन है, ठीक है, कोई बागीचा है, एक बागीचा है, उसमें से एक पौधे के बारे में जब अध्ययन करते हैं, एक पौधे के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। एक पौधा इक्वल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अध्ययन करते तो माइक्रो दृष्टि है, यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर हम पूरे बागीचे का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रो दृष्टि, जिसमें हम लोग बागीचे की मिट्टी का अध्ययन करेंगे, पौधे, फूल, वृक्ष, इस पर जितनी भी खर्च की गई बागीचे पर, उसके कमाई का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी कि एक पौधे का जब अध्ययन करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और अगर मिट्टी, पौधे, फूल, वृक्ष, इन सब का अध्ययन करेंगे तो मैक्रो हो जाएगा, यानी कि बड़े स्तर पर हो जाएगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक, मान लिया कि एक कंपनी है, एक उद्योग है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत पेट्रोलियम एक ले लेते हैं, भारत पेट्रोलियम उद्योग है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम उद्योग है। उसमें ये कि जो भारत पेट्रोलियम उद्योग है, ये माइक्रो स्तर पर है। क्या स्तर पर है, माइक्रो स्तर पर है। और जब हम एक सेक्टर स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि भारत पेट्रोलियम है, ये माइक्रो स्तर पर बात कर रहे हैं, ये पेट्रोलियम का हिस्सा है। इसी में अगर रिलायंस की बात कर लेते हैं, एक सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो ये माइक्रो हो जाएगा, ठीक है, ये माइक्रो हो जाएगा। इसको और भी समझ, जब हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो जब सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो, जैसे कि पेट्रोलियम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जब हम इस सेक्टर के एक बारे में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यानी कि माइक्रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, ये पूरा सेक्टर की बात की जा रही है। और माइक्रो स्तर पे हो जाएगा, इस सेक्टर का एक हिस्सा है रिलायंस पेट्रोलियम, ठीक है, ये छोटे स्तर पर है, तो ये माइक्रो हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए, रिलायंस पेट्रोलियम। तो माइक्रो और माइक्रो में ये अंतर है, यानी कि जब हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, जब हम इस सेक्टर के एक के बारे में बात करते हैं
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो ये हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और भी समझने के लिए हम लोग मैक्रो और माइक्रो को समझते हैं। सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार जो क्या करती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो सरकार जो पॉलिसी बनाएगी माइक्रो स्तर पर बनाएगी, यानी कि समष्टि के स्तर पर बनाएगी, बड़े स्तर पर बनाएगी। और नीतियों का जो प्रभाव होगा, ये नीतियों का प्रभाव व्यापक होती है, इसका प्रभाव किसी सेक्टर के सभी उद्योग पर पड़ता है, तो जो प्रभाव होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। यानी कि नीतियां जो बनाती है सरकार, जो पॉलिसी बनाएगी वो माइक्रो लेवल की होगी, और किसी सेक्टर पर जो प्रभाव होगा वो माइक्रो स्तर पर होगा, यानी कि छोटे स्तर पर होगा, यानी कि प्रभाव छोटे स्तर पर होगा। लेकिन जस्ट इसके उलट ले लेते हैं, जस्ट इसके उलट ले लेते हैं। कोई कंपनी है, मान लिया कि रिलायंस पेट्रोलियम में कंपनी है, कंपनी का कोई फॉर्म जो निर्णय लेता है, मान लिया कंपनी का जो फॉर्म लेगा एक छोटे स्तर पर निर्णय लेगा कि मान लिया कि जियो से, मान लिया रिलायंस को छोड़, रिलायंस का ही ले लेते हैं जिसमें जियो सिम है, तो जो निर्णय लेगा वो माइक्रो स्तर पर होगा, लेकिन प्रभाव माइक्रो स्तर पर होगा। कैसे प्रभाव किस किस पर पड़ेगा? सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो सरकार पर टैक्स, सरकार को टैक्स देती है इन कंपनियां, तो सरकार पर टैक्स पर प्रभाव पड़ेगा। जो कंपनी निर्णय लेगी कि हम इस ये सुविधा दे रहे हैं ग्राहकों को, तो ग्राहकों को सुविधा देंगे तो दूसरी कंपनी भी आएंगी। मान लिया कि जियो का सिम है, ठीक है, रिलायंस कंपनी जियो सिम ने फ्री डेटा उपलब्ध करा दिया, फ्री इंटरनेट उपलब्ध करा दिया, ठीक है, फ्री नेटवर्क उपलब्ध करा दिया, तो और कंपनियां जो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इनको भी, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये लोग भी डेटा का कीमत घटाएंगे और उसके बाद नेटवर्क उपलब्ध करा देंगे। तो क्या होगा कि जो कंपनी जो निर्णय लेती है माइक्रो स्तर पर लेती है, लेकिन प्रभाव माइक्रो स्तर पर यानी बड़े स्तर पर पड़ता है। तो सरकार पे पड़ेगा टैक्स के रूप में, लोगों पर, जो उद्योग फॉर्म के आसपास रहने वाले हैं उन पर, और दूसरी कंपनियां हैं उससे संबंधित हैं तो उन पर भी ये प्रभाव डालता है। तो जो कंपनी का निर्णय होता है प्रभाव माइक्रो स्तर पर होता है, लेकिन जो सरकार का प्रभाव होता है छोटे स्तर पर होता है, क्योंकि जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है बड़े स्तर पर बनाती है, लेकिन उसका प्रभाव किसी सेक्टर विशेष पर पड़ता है, तो वो छोटे स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। तो कंपनी के निर्णय और सरकार के निर्णय में ये अंतर है, माइक्रो और मैक्रो। समझ गया? माइक्रो मैक्रो समझाने के लिए मैं इतना आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इसको इरेज कर लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि व्यष्टि और समष्टि, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो व्यष्टि होता है, व्यष्टि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग आपने देख लिया कैसे अलग है, होने के बावजूद एक दूसरे के पूरक भी हैं। क्या है? पूरक है। किस मामले में पूरक है अभी समझते हैं। कि जब हम, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मान के चलते हैं कि भारत है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यहाँ पे बृहद स्तर पे बात की जा रही है। यहाँ पे बृहद स्तर पे बात की जा रही है, जैसे कि मान लीजिए भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे सेक्टर हैं उनकी भी स्थिति खराब होगी। इसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी एकाध को छोड़कर उनकी स्थिति ठीक हुई, लेकिन पूरे अगर बात करें, होल की बात करें, तो वो होल की जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो है, इकोनॉमिक सेक्टर है, पूरे भारत की जो इकोनॉमिक सेक्टर है उनकी स्थिति खराब होगी, तभी भारत की स्थिति खराब हुई है। तो ये माइक्रो स्तर पे बात की जा रही है, यानी कि जब हम भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी कि ये बृहद स्तर पर बात की जा रही है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जो होल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर, ये छोटे छोटे स्तर पे है, तो ये माइक्रो स्तर पे है। तो अगर माइक्रो ही खराब है तो माइक्रो भी तो खराब ही होगा ना, क्योंकि माइक्रो से मिलकर ही माइक्रो बना है ना, एक से मिलकर ही बड़ा बना है ना। तो अगर माइक्रो खराब है तो माइक्रो भी खराब होगा, यानी कि एक दूसरे की ये पूरक है, यानी कि समानुपाती है। अगर माइक्रो है खराब होगा तो माइक्रो भी खराब होगा, ठीक है। माइक्रो और माइक्रो में यही अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब होगा, क्योंकि माइक्रो छोटे स्तर पे बात करता है और यही अगर बड़ा हो जाए तो माइक्रो स्तर पे बात होने लगती है। यह मूल अंतर है दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब बारी बारी से समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, यानी माइक्रो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, सबसे पहले समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को मतलब हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो अर्थव्यवस्था का विकास माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्तर पर हुआ। जो भी अर्थव्यवस्था का शुरुआती विकास हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्तर पर हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था शुरू में बृहद नहीं थी। हम लोग व्यक्ति के स्तर पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करते थे, मांग और आपूर्ति व्यक्ति के स्तर पर कर रहे थे, सेविंग भी व्यक्ति के स्तर पर कर रहे थे, बचत व्यक्ति क्या उत्पादकता करेगा, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, ये इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यक्ति उद्योगों की बात करेंगे, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, फिर अवसर लागत क्या है, श्रम कैसा है, बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। कल्याणकारी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए स्पेसिफिक बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाजार का विश्लेषण करते थे कि बाजार सफल हुआ या असफल, ये सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लंबे समय तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पर काम करता रहा, लंबे समय तक माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता रहा, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ी हुई थी, उत्पादन के तरीके बहुत ज्यादा जटिल नहीं थे और बड़े स्तर पर व्यापार नहीं होता था, इसलिए बड़े स्तर पर ये जुड़ नहीं पाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स लंबे समय तक काम करता रहा। तो अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कैसे आए। सन 1929 में अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन होता है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी आती है। जब इस महामंदी के कारणों का पता लगाया तो पता चला कि जब हम अर्थव्यवस्था के कारकों का अध्ययन कर रहे हैं तो सूक्ष्म स्तर पर यानी कि माइक्रो स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आया। और भी कारण है, बट यहाँ पर अर्थशास्त्री सूक्ष्म स्तर पर जो अध्ययन किया जा रहा है अर्थव्यवस्था का, उसको कारण ठहराया। इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उसके बाद एक अर्थशास्त्री आते हैं जॉन मिनार्ड किन्स, इसका नाम इनका याद कर लीजिएगा, ये अर्थशास्त्री होते हैं जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट, टेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एंड मनी, ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। ये जॉन मेनार्ड किन्स है, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को व्यापकता या संपूर्णता में देखने की जरूरत है, यानी कि माइक्रो स्तर पर देखने की जरूरत है। इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद से लोगों को इनकी बात सही लगी और लोगों को अपील भी की इनकी बातें, और यहीं से माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक को हम लोग जॉन मेनार्ड किन्स कह सकते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं जॉन मेनार्ड किन्स है, जिसके अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को देखते हैं संपूर्णता के स्तर पर, यानी कि जो भी वृद्धि दर होगा किस स्तर पर होगा, संपूर्णता के स्तर पर पता लगाने की कोशिश करते हैं। मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन है, हम लोग संपूर्णता के स्तर पर देखते हैं, कुल महंगाई का पता करते हैं, देख रहे हैं बड़े स्तर पर देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, राजकोषीय नीति देख रहे हैं, आयात निर्यात को हम लोग देख रहे हैं, मौद्रिक नीति को देख रहे हैं, जीवन के स्तर को देख रहे हैं, ठीक है, जीवन स्तर देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय को देख रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय संसाधनों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बजट का आवंटन देख रहे हैं, संसाधनों में क्या देखेंगे, बजट का आवंटन देखेंगे और विश्व बाजार को देखेंगे। तो ये सारी चीजें आगे चलकर हम लोग को बारी बारी से पढ़नी है, तो इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे चलकर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया हूँ आपको, बेसिक चीजें कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखे थे कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि का मतलब क्या होता है, ठीक है। सरकार जैसे निर्णय लेती है उसका माइक्रो होता है, या नीतियां जो बनाती है माइक्रो होता है और उसका प्रभाव माइक्रो होता है। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखा था कि अर्थव्यवस्था का विकास माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ होता है और लंबे समय तक ये बना रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आता है तो हम लोग माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रवेश करते हैं, जिनके जनक जॉन मेनार्ड किन्स हैं, जिनकी बुक होती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, और जिसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं आगे चलकर। और इन्होंने कहा कि हम लोग अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को बड़े स्तर पर देखने की जरूरत है, यानी कि समष्टि स्तर पर देखने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएगी। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगले दिन से हम लोग अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में उत्पादन के कारकों का अध्ययन करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।